हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन के। ठीक है, और आज के जो क्वेश्चन हैं वो पिछले वर्षों में जो परीक्षाएँ हुई हैं उसमें आए हुए सारे क्वेश्चन हैं, और उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे और आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और इस वीडियो को आप रिवीजन के तौर पर देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है। खेल के पश्चात आराम की अवस्था में आने के लिए हल्के फुल्के व्यायाम करना क्या कहलाता है। ठीक है, यानी जो प्रतियोगिता होती है तो प्रतियोगिता खत्म, मैच खत्म होने के बाद में हल्के फुल्के व्यायाम किए जाते हैं, तो उन व्यायाम को क्या कहते हैं। तो उनको कहा जाता है कूल डाउन। ठीक है, क्या कहते हैं, कूल डाउन कहते हैं, या फिर कूलिंग डाउन भी कह सकते हैं, या फिर लिम्बरिंग डाउन भी कह सकते हैं। ठीक, कूल डाउन, कूलिंग डाउन, लिम्बरिंग डाउन, ठीक है, वार्म डाउन, ठीक है, वार्म डाउन भी कह सकते हैं। ये सारे नाम किसके हैं, कूल डाउन के हैं। ठीक है, कूल डाउन कब किया जाता है, प्रतियोगिता खत्म होने के बाद आराम की अवस्था में आने के लिए। ठीक है, और एक होता है वार्म अप। ठीक है, ये क्या था, वार्म डाउन था। और एक होता है वार्म अप, जो खेल को मतलब खेल से पहले किया जाता है, ताकि हमारा शरीर जो है वार्म अप हो जाए, गर्म हो जाए, मांसपेशियां जो है सक्रिय रूप से कार्य करने लगें, खेल के अनुरूप हो जाएं, जिससे हमें चोट या फिर चोट लगने की संभावना भी कम हो जाए, और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन वो भी अच्छा हो जाए, और मांसपेशियां जो हैं वो खेल के अनुरूप हो जाएं। ठीक है, तो कूल डाउन कब किया जाता है, प्रतियोगिता के बाद, और जो वार्म अप होता है वो खेल से पहले किया जाता है। ठीक है, याद रखना, इतना महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखते हैं। हिंज जोड़ शरीर में कहाँ पाए जाते हैं। तो हिंज जोड़ पाए जाते हैं घुटने व कोहनी में। ठीक है, जो पैर का घुटना होता है उसमें, और जो हाथ की कोहनी होती है उसमें पाए जाते हैं हिंज जोड़। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। तो हड्डियों का जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, मांसपेशियों का अध्ययन जो होता है वो मायोलॉजी कहलाता है, लेकिन हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। प्रश्न नंबर 4, JCR टेस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो JCR टेस्ट जो है, JCR टेस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया है, BE फिलिप्स के द्वारा। ठीक है, BE फिलिप्स के द्वारा विकसित किया गया था। और यदि पूछ ले इसका मतलब कब इसकी खोज हुई या मतलब विकसित किया गया, तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी वर्ष मतलब क्या हुआ था, 1947 में BE फिलिप्स के द्वारा JCR टेस्ट का विकास हुआ था या खोज हुई थी। और JCR में जो इनका फुल फॉर्म होता है, कभी पूछ लेता है कि JCR में C का मतलब क्या होगा, या J का मतलब क्या होगा, या R का मतलब क्या होगा। तो इसका सीधा सीधा ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। J से हो जाएगा जंपिंग, ठीक है, C से होगा चिनिंग, और R से होगा रनिंग, यानी शटल रन। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5, क्रॉस वेबर टेस्ट किसने विकसित किया था। ठीक है, क्रॉस वेबर टेस्ट कब व किसने विकसित किया था। ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमारा, क्रॉस वेबर टेस्ट कब व किसने विकसित किया था। तो ये था हंस क्रॉस व सोंजा वेबर ने। ठीक है, किसने विकसित किया था, हंस क्रॉस व सोंजा वेबर ने विकसित किया था। कब, 1954 में। ठीक है, हंस क्रॉस व सोंजा वेबर ने 1954 में क्या किया था, क्रॉस वेबर टेस्ट को विकसित किया था। ठीक है, याद रखना इतना। अगला देखते हैं, यूथ ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई। तो ये 2010 से हुई थी, युवा ओलंपिक की शुरुआत। ठीक है, यूथ ओलंपिक की शुरुआत 2010 से हुई थी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7, नाडा का पूर्ण रूप होता है। तो नाडा का पूर्ण रूप क्या होता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी यदि पूछ ले कि नाडा की स्थापना कब हुई थी, तो नाडा की स्थापना हुई थी 2005 में। और यदि पूछता है कि नाडा का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है, क्या कहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में है। और नाडा का जो कार्य होता है, ठीक है, ये जो मतलब भारत में जो भारतीय ओलंपिक समिति होती है, तो उसके अंतर्गत, ठीक है, भारत में जो ओलंपिक के तहत मतलब जो नशीले पदार्थों या नशीली दवाइयों का जो सेवन खिलाड़ी करते हैं अपने मतलब कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए या अपने कौशल के विकास के लिए,
ठीक है, प्रदर्शन के लिए, प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए जो मतलब नशीले पदार्थ या नशीली दवाइयों का सेवन करते हैं तो उन पर प्रतिबंध लगाने की, उन पर रोक लगाने के लिए किस एजेंसी की स्थापना की गई थी? नाडा की, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, और कब की गई थी? 2005 में। जो वर्ल्ड लेवल में जो होती है ओलंपिक, ठीक है, विश्व लेवल में जो ओलंपिक होता है उस पर मतलब नशीले पदार्थ या नशीली दवाओं का सेवन करने वाले खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या किया गया था? वाडा। ठीक है, क्या? वाडा, ये वाली, सॉरी वाडा, ठीक है, वाडा, ये वाली एजेंसी काम करती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा आपको। रिपीट कर देता हूँ एक बार। 7 नंबर, नाडा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, अगला देखते हैं। पिवट जोड़ शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गर्दन में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? गर्दन में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 9, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये है युवराज सिंह की। ठीक है, ये क्रिकेटर हैं युवराज सिंह। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्लेइंग इट्स माई वे, प्लेइंग इट्स माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर से संबंधित है ये। अगला देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 11, बॉल एंड सॉकेट जोड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो बॉल और सॉकेट जोड़ कंधा व कूल्हे में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रथम एफ्रो एशियन गेम की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है 2003 में। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई है? तो 1930 में हुई थी। कहाँ? हैमिल्टन कनाडा से। ठीक है, 1930 में हैमिल्टन कनाडा से राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई है। अगला देखते हैं। कार्डियक मसल कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं हृदय में। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हृदय की मांसपेशियों को क्या कहा जाता है? तो कार्डियक मसल कहा जाता है। या क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि कार्डियक मसल कहाँ पाई जाती है? तो हृदय में पाई जाती हैं। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, हृदय की बाहरी परत को कहा जाता है? तो हृदय की जो बाहरी, हमारे दिल की जो बाहरी परत होती है, हृदय की जो बाहरी परत होती है उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, ये बाहरी परत कौन सी है? पेरिकार्डियम है। बीच वाली, ठीक है, तो ये मायोकार्डियम हो जाएगी। और जो सबसे निचली होती है, लास्ट वाली निचली जो होती है उसे इंडोकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, तो हृदय में 3 कुल परतें पाई जाती हैं। ठीक है, हृदय में कुल 3 परतें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पेरिकार्डियम पहली बाहरी है, दूसरी जो होगी मध्य वाली वो मायोकार्डियम हो जाएगी, और जो तीसरी होती है वो नीचे वाली यानी इंडोकार्डियम होती है। अगला देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 16, मांसपेशियों की सबसे छोटी इकाई होती है? तो ये होती है सार्कोमेयर। ठीक है, मांसपेशियों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सार्कोमेयर होती है। और आपको पता है शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो 639 पाई जाती हैं। ठीक है, कितनी? 639 पाई जाती हैं। यदि पूछ लिया जाए कि शरीर में मांसपेशियों का हिस्सा या प्रतिशत कितना होता है, ठीक है, शरीर में मांसपेशियों का प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है 40 से 45%। ठीक है, 40 से 45% जो होती हैं वो क्या होती हैं? शरीर में मांसपेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, कितनी? 40 से 45%। 40 से 45% जो क्या होता है? मांसपेशियों की भागीदारी या प्रतिशत होता है हमारे शरीर में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। सॉरी, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशियों में क्या पाया जाता है? एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, एक्टिन प्रोटीन व मायोसिन प्रोटीन मांसपेशियों में पाया जाता है। अगला देखते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है? तो मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। ठीक है, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। और प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित होता है हॉकी से। ठीक है, और हॉकी में प्लेयर कितने होते हैं? प्लेइंग प्लेयर जो फील्ड में खेलते हैं वो 11 प्लेयर होते हैं। फुटबॉल में 11 होते हैं, क्रिकेट में भी 11 प्लेयर होते हैं जो फील्ड में मतलब उस जब मैच चल रहा होता है उसमें खेल रहे होते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। जो प्लेइंग प्लेयर होते हैं वो जिसमें मैच चल रहा होता है उसमें कितने प्लेयर खेलते हैं? तो हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, तीनों मैचों में मतलब तीनों खेलों में मतलब 11-11 प्लेयर खेलते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 20, T20 विश्व कप की शुरुआत कब से हुई है? तो T20 जो खेल की शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी? सन 2007 से हुई थी। ठीक है, और जब सन 2007 में हुई थी तब उसी पहला विश्व कप T20 का खेला गया था तो भारत ने जीता था सन 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21, कूच बिहार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये किससे है? कूच बिहार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, कूच बिहार ट्रॉफी किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है। कूच बिहार ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी हो गई या रणजी ट्रॉफी हो गई, ये सब किससे हैं? ये सब क्रिकेट से हैं। ठीक है, कूच बिहार हो या रणजी ट्रॉफी हो या दिलीप ट्रॉफी हो या विजय हजारे ट्रॉफी हो, ये सभी किससे हैं संबंधित? ये क्रिकेट से संबंधित होती हैं ट्रॉफियाँ। अगला देखते हैं, माका ट्रॉफी की स्थापना कब हुई? तो माका जो ट्रॉफी होती है इसकी स्थापना हुई है 1956-57 में। ठीक है, कब हुई है? माका ट्रॉफी की स्थापना कब हुई है? 1956-57 में हुई है। और जो माका का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी मतलब स्थापना कब हुई? 1956-57 में हुई है। और माका जो ये होती है, ठीक है, जो माका ट्रॉफी होती है, पूछ लेता है किससे दी जाती है, तो मतलब ये दी जाती है विश्वविद्यालय को। ठीक है, जो माका ट्रॉफी होती है विश्वविद्यालय को दी जाती है। और जो वर्ष भर, पूरे वर्ष भर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है, यानी वर्ष भर अच्छा प्रदर्शन करने के बाद जो मतलब विश्वविद्यालय नंबर 1 पे रहता है उसको 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, जो नंबर 2 पे रहता है उसको 7.5 लाख रुपए, ठीक है, 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और जो नंबर 3 पे रहता है उसको कितना दिया जाता है? 4.5 यानी 4.5 लाख रुपए। ठीक है, कहने का मतलब यही है, मैं रिपीट कर देता हूँ, माका ट्रॉफी की स्थापना कब हुई? तो ध्यान से देखिए, 1956-57 में हुई थी इसकी स्थापना माका ट्रॉफी की। माका का फुल फॉर्म क्या होता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी इसका फुल फॉर्म होता है। और ये दी किसको जाती है? तो विश्वविद्यालय, ठीक है, जो विश्वविद्यालय होते हैं उनको दी जाती है ट्रॉफी। और जो मतलब किसको दी जाती है? विश्वविद्यालय को तो दी जाती है, लेकिन किस विश्वविद्यालय को दी जाएगी? जो विश्वविद्यालय वर्ष भर अच्छा प्रदर्शन करेगा पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे। तो पहले नंबर वाले को कितना? 15 लाख रुपए, दूसरे नंबर वाले को 7.5 लाख रुपए, तीसरे नंबर वाले को 4.5 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या है? YMCA यानी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, क्या? यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। की स्थापना 1920 में किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो YMCA यानी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना चेन्नई में किसने की थी 1920 में? तो YMCA की स्थापना 1920 में किसके द्वारा की गई है? तो हैरी क्रो बक द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? हैरी क्रो बक द्वारा चेन्नई में या मद्रास में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कौल कपूर समिति की स्थापना कब हुई है? तो कौल कपूर समिति की स्थापना हुई थी 1960 में। चलिए अगला देखते हैं, ग्रामीण खेलों की शुरुआत कब से हुई है? तो 1971 से हुई है ग्रामीण खेलों की शुरुआत। अगला देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 26 वाडा का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, क्या? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की यानी वाडा की स्थापना हुई है 1999 में। और इसका जो वाडा का जो मुख्यालय है कहाँ है? मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो ओलंपिक में जो भी खिलाड़ी अपना प्रदर्शन अच्छा करने के लिए जो नशीले पदार्थ या नशीली दवाइयों का, ड्रग्स का सेवन करते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है इस एजेंसी के माध्यम से। ठीक है, याद रखना इतनी सी बात। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर है 27, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए? तो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? 1924 में चारमोनिक्स फ्रांस में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, किसका? प्रथम शीतकालीन ओलंपिक का। चलिए अगला देखते हैं, रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो रूस का जो राष्ट्रीय खेल है वो शतरंज है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, बेसबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल कौन कौन से हैं खेल? 3 हैं। ठीक है, कौन से? बेसबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल खेलों का जन्मदाता देश है। तो इन तीनों का जो जन्मदाता देश है वो अमेरिका है। ठीक है, और ये जो बेसबॉल है, ठीक है, बेसबॉल जो है ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, ये याद रखना इतना। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 30, मानव शरीर में मांसपेशियों का प्रतिशत कितना होता है? तो मानव जो हमारा शरीर होता है उसमें जो मांसपेशियाँ होती हैं तो शरीर का 40 से 45% रहती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, यूरिया का निर्माण शरीर में किस अंग में होता है? यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है, यानी हमारे शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो यकृत में होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है, त्वचा की कितनी परतें होती हैं? तो त्वचा की कुल 3 परतें होती हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें सभी। यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो
मतलब लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम रिपीट करते हैं, अपना क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर 32 है, त्वचा की कितनी परतें होती हैं? तो त्वचा की कुल 3 परतें होती हैं, और जो सबसे ऊपरी बाहरी परत होती है वो कौन सी होती है? एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस। फिर होती है दूसरे नंबर पर कौन सी है? डर्मिस होती है। तीसरे नंबर पे हाइपोडर्मिस होती है, ठीक है। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये 3 परतें होती हैं। पहली वाली कौन सी है? एपिडर्मिस। दूसरे मतलब उससे निचली जो होती है वो डर्मिस होती है, जो सबसे निचली होती है वो हाइपोडर्मिस होती है, ठीक है। चलिए यही पूछेगा आपसे कि मतलब ऊपर वाली कौन सी है? तो एपिडर्मिस होती है, बीच वाली डर्मिस, और नीचे वाली सबसे हाइपोडर्मिस होती है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या। और शरीर जो त्वचा होती है इस हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होती है, ठीक है। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे बड़ा शरीर का कौन सा अंग है, तो वो क्या होता है? वो त्वचा होता है। सबसे बड़ा अंग जो शरीर का होता है वो त्वचा होता है। और जो त्वचा का जो रंग होता है वो किस कारण से होता है? तो जो मेलानिन होता है, ठीक है। जिस शरीर में जितनी ज़्यादा मेलानिन की संख्या होगी तो वो मतलब उतना ही काला या गहरा रंग उसका होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, रक्त का मैंने शुद्धिकरण नहीं कहा है, ठीक है। रक्त का शुद्धिकरण कहेंगे तो मुख्य रूप से कौन करता है? मुख्य रूप से करता है गुर्दा यानी किडनी, ठीक है। लेकिन मैंने क्वेश्चन क्या है अपना, रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण की बात आएगी तो फेफड़ों में होगा, शुद्धिकरण की बात आएगा तो किडनी या अन्य शरीर के अंगों में हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। जूडो खेल के जनक कौन है? तो ये जूडो खेल के जनक हैं जिगारो कानो। और जूडो खेल की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1882 से जापान में मानी जाती है, ठीक है। और जनक कौन है? जिगारो कानो है। 1882 में जापान में इसकी खोज की थी या शुरुआत की थी, ठीक है। किसने की थी? जिगारो कानो ने जूडो खेल की शुरुआत की थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। पहला फीफा विश्व कप कब हुआ और कहाँ हुआ, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? पहला फीफा विश्व कप कब हुआ और कहाँ हुआ या कहाँ खेला गया? तो ये पहला जो फीफा विश्व कप था 1930 उरुग्वे में खेला गया था, ठीक है। 1930 में उरुग्वे में खेला गया था पहली बार फीफा विश्व कप। कब? 1930 उरुग्वे में। और जीता कौन था? उरुग्वे ने ही, मतलब जहाँ पर इसका आयोजन हुआ था उसी देश ने जीत लिया था, उरुग्वे ने जीत लिया था। और यदि बात करा जाए कि उप विजेता उसमें कौन रहा था, तो अर्जेंटीना, ठीक है। विजेता कौन था? उरुग्वे था, और उप विजेता जो पूछे कौन था, तो अर्जेंटीना था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 36। एथलेटिक्स का जन्मदाता देश माना जाता है? तो एथलेटिक्स का जन्मदाता देश कौन माना जाता है? ग्रीस, ठीक है। कौन सा? ग्रीस, ठीक है, ग्रीस देश, यूनान। चलिए अगला देखते हैं। फीफा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे रॉबर्ट गुरीन, ठीक है। ये कहाँ के हैं? ये फ्रांस के हैं, ठीक है। फीफा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पूछ लेगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। कि फीफा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? रॉबर्ट गुरीन थे। और कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 38। सामान्य से अधिक बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है? जो सामान्य से अधिक ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं। और जो सामान्य से नीचे हो जाता है, सामान्य से अधिक नीचे हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन बोलते हैं, ठीक है। सामान्य से बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को क्या बोला जाता है? हाइपरटेंशन बोला जाता है। और सामान्य से कम, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन बोलते हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्या होता है? सामान्य से, अब जो सामान्य व्यक्ति होता है उसका कितना होता है? 120/80 होता है, ठीक है। 120/80 होता है। जब 120, अब हाइपरटेंशन की बात आई है तो ये 140 के ऊपर हो जाएगा। जब 140 के ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा? वो हाइपरटेंशन में आ जाएगा, ठीक है। 140 के ऊपर होगा तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। इसी तरह से मतलब कहने का मतलब यही है कि जब सामान्य से अधिक जब बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। और सामान्य से बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है तो उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं, ठीक है। याद रखना इतना सा। अगला देखते हैं। ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र है?
तो ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा ब्लड प्रेशर जो है वो मापा जाता है किसी शरीर का, या नापते हैं। ठीक है, और ब्लड प्रेशर जो दो प्रकार का होता है, कौन सा? 100 नॉर्मल एक स्वस्थ व्यक्ति का कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। ठीक है, अब ये जो 120 होता है, ठीक है, 120 जो होता है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, और ये जो 80 होता है ये क्या होता है? ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, किसी स्वस्थ व्यक्ति का जो सामान्य रक्तदाब होता है या ब्लड प्रेशर होता है, कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। ठीक है, और जो 120 जो ये होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और जो 80 होता है इसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, इतना सा याद रखना। और जो इसका ब्लड प्रेशर नापने का जो यंत्र होता है ये स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। अगला देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 40। जार्विक सेवन का संबंध किससे होता है? तो कृत्रिम हृदय से होता है। ठीक है, जार्विक सेवन जो से संबंध क्या है? कृत्रिम हृदय से है। अगला देखते हैं, बनाना किक किस खेल से संबंधित है? तो बनाना किक जो होती है वो फुटबॉल खेल से संबंधित होती है। अगला देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 42। हिच किक स्टाइल का प्रयोग किस इवेंट में किया जाता है? तो ये लॉन्ग जंप में किया जाता है। अगला देखते हैं, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस। और ये जो रेबीज होता है ये बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। ये किससे होता है? तो ये मतलब कुछ जानवर होते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, सियार हो गया, भेड़िया हो गया, बंदर हो गया, और इसी तरीके से जो जानवर होते हैं या फिर जो रेबीज से संक्रमित जानवर होते हैं, ठीक है, या पशु होते हैं, उनके काटने से मतलब रेबीज हो जाता है। और रेबीज में क्या होता है? रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। और हाइड्रोफोबिया का होता है, हाइड्रो माने जल, फोबिया माने डर। ठीक है, हाइड्रो का मतलब जल होता है, और फोबिया जो होता है उसका मतलब होता है भय। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही कि जो हाइड्रोफोबिया होता है उस बीमारी में क्या होता है कि पानी से डर लगता है। ठीक है, इतनी सी बात याद रखना है आपने। चलिए अगला देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 44। जैव यांत्रिकी के जनक हैं तो एजी बोरेली। ठीक है, कौन है? एजी बोरेली मतलब जैव यांत्रिकी के जनक हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था? तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2021, अब यहाँ पे 21 इसलिए लिखा गया है क्योंकि मैंने लिख दिया है, हालांकि ये यहाँ पे लिखना क्या चाहिए? 2020 लिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो 2020 वाले ही थे ओलंपिक, लेकिन कोरोना की वजह से लेट हो गए थे, तो उनका जो 20 वाले थे उनका आयोजन 21 में किया गया था। तो इसीलिए यहाँ पे 21 ना होकर 20 होता तो ज़्यादा बेटर सुइटेबल होता। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है परीक्षा में, टोक्यो ओलंपिक 2021 की जगह पे 20 भी लिखा मिलेगा आपको, तो टेंशन नहीं लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन क्या रिपीट कर रहा हूँ, टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता? तो कितनी दूर यानी जो 20 वाले ओलंपिक थे 21 में जो हुए थे, तो उस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन कितनी दूर भाला फेंका था ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये 87.58 मीटर। ठीक है, यानी 87 पॉइंट याद करने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं 87.58 मीटर। ठीक है, याद कर लेना, जल्दी याद हो जाएगा। वैसे शुद्ध कहेंगे तो 87.58 मीटर कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत कुल 7 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो आयोजन जिनका हुआ है, तो उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल 7 पदक जीते हैं। ठीक है, जिसमें से मतलब 7 पदक जीता है, और 7 पदक पाकर भारत कौन से स्थान पर रहा है अंक तालिका में? तो ये 48वां, सॉरी ठीक है, यहाँ पे माह नहीं वां होना चाहिए। ठीक है, कौन सा? वां होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, 48वां। ठीक है, 48वां। तो अब देख लीजिए यहाँ पे कुल भारत जीता है 7 पदक। ठीक है, 7 जीता है, जिसमें से एक तो स्वर्ण पदक हो गया, एक स्वर्ण पदक हो गया। ठीक है, एक स्वर्ण पदक हो गया, 2 हो गए रजत पदक, और जो 4 थे ये कांस्य पदक हो गए। ठीक है, क्या है? एक स्वर्ण पदक हो गया, ठीक, एक स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक। कुल मिलाकर 7 जीते हैं भारत ने, और 7 पाकर भारत जो है वो कौन से स्थान पे है? और 48वें स्थान पे है। ठीक है, जो पहले नंबर पे कौन है? वो अमेरिका है, याद रखना इतनी जानकारी। अगला देखते हैं,
अगला क्या है हमारा प्रश्न 47, एशेज क्रिकेट श्रृंखला किन दो देशों के बीच आयोजित होती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच इसका आयोजन होता है। और एशेज जो कप खेला जाता है वो क्रिकेट से संबंधित होता है, याद रखना, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में इसकी प्रतियोगिता होती है। चलिए अगला देखते हैं, थॉमस कप व उबेर कप किस खेल से संबंधित हैं? तो थॉमस कप व उबेर कप किस खेल से संबंधित हैं? तो ये बैडमिंटन से संबंधित होते हैं। और जो थॉमस कप होता है पुरुष बैडमिंटन से संबंधित होता है, जो उबेर कप होता है वो महिला बैडमिंटन से संबंधित होता है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 49, रोवर्स कप व कोलंबो कप किस खेल से संबंधित हैं? तो रोवर्स कप व कोलंबो कप फुटबॉल खेल से संबंधित हैं, ठीक है, याद रखना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 50, नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? ठीक है, जब हम मरणोपरांत अपना नेत्र दान करते हैं तो उसमें कौन, मतलब आँख, पूरी आँख तो नहीं काम आती है, लेकिन आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो वो होता है कार्निया, ठीक है। नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कार्निया जो होता है आँख में वो दान किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 51, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? यानी कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? यूनिवर्सल रिसीवर है कौन सा रक्त समूह? तो आपने बताना है कि कौन सा रक्त समूह, ठीक है, वो सबसे ले सकता है, ये आपने हमें कमेंट में बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपकी परीक्षा में कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए यदि अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि इसका नोटिफिकेशन जो है स्वतः आप तक वीडियो का जो भी मैं वीडियो आगे डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन स्वतः आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में कल फिर नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।